जय हिंद दोस्तों, एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नए अध्याय के साथ आए हैं जिसका नाम है आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860 अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860। तो इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता क्या है और इसके अंतर्गत जो मुख्य धाराएं हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। आपके मंथली एग्ज़ाम में तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनको ही बतलाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट है जो आपके वार्षिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मैं उन्हीं को ही सिर्फ बतलाऊंगा। तो चलते हैं। तो भारतीय दंड संहिता क्या है? तो भारतीय दंड संहिता एक मूल विधि है, याद रखिएगा आप लोग। मैंने पहले भी बताया कि भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी क्या है, तो एक मूल विधि है। लेकिन वही अगर सीआरपीसी की हम लोग बात करें तो सीआरपीसी आपकी क्या है, तो एक प्रक्रियात्मक विधि है। लेकिन आपकी आईपीसी क्या है, तो एक मूल विधि है। भारतीय दंड संहिता नियमों का एक समूह है जो अपराध की परिभाषा और दंड को बतलाती है। मैंने पहले भी बताया है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। आईपीसी हमें यह बतलाती है कि कौन से कार्य आपके अपराध हैं, अर्थात किसी की हत्या करना अपराध है या नहीं, यह बात बताती है आईपीसी। और उस हत्या के लिए क्या दंड है, अर्थात धारा 302 में हत्या के लिए दंड है, तो अपराध क्या है और उसकी सज़ा क्या है, ये बात बतलाती है हमको आईपीसी। लेकिन उसे सज़ा किस प्रकार से दिलाना है, उसे कोर्ट कैसे ले जाना है, उसे 41 का नोटिस कैसे देना है, और जो भी सारी प्रक्रियाएं होती है इनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो सीआरपीसी में। इसीलिए इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि, अर्थात जिसमें प्रक्रिया बतलाई गई है। लेकिन आईपीसी मूल विधि है, अर्थात इसमें अपराध की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन से कार्य अपराध है, चोरी करना अपराध है या नहीं है, डकैती करना अपराध है या नहीं है, फूल तोड़ना अपराध है या नहीं है। तो ये सब सारी बात आईपीसी में बतलाई गई है और उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो भी बतलाया गया है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी चार्टर एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसीलिए भारतीय दंड संहिता प्रथम विधि आयोग के द्वारा ही तैयार किया गया था। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को पेश किया गया था और 1 जनवरी 1862 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो आपसे यही पूछा जाता है कि आईपीसी कब से लागू है, तो याद रखिएगा आप लोग 1 जनवरी 1862 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि जम्मू कश्मीर उसमें भी राजा महाराजा का था, तो उसमें भी राजा महाराजा के नियम ही चलते थे। लेकिन संपूर्ण भारत में क्या चल रहा था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1862 ईस्वी को आईपीसी। 30 अक्टूबर 2019 से भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में लागू हो गया, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आरपीसी रणबीर पेनल कोड लागू था। याद रखिएगा कि संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से, जब जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। उससे पहले जम्मू कश्मीर में जो मैंने बताया था कि 1 जनवरी 1862 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो उस समय जम्मू कश्मीर में आरपीसी चल रहा था, अर्थात रणबीर पेनल कोड। अगर आपका ऑप्शन में 31 अक्टूबर 2019 रहेगा तो आप लोग इसे टिक कीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो आप लोग टिक कीजिएगा 1 जनवरी 1862 ईस्वी को आईपीसी लागू हुआ था। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप लोग इसे याद रखिएगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय दंड संहिता का अन्य नाम क्या है, तो ताज-ए-हिंद। आप लोग जब फिल्म देखे होंगे जिसमें कहा जाता होगा कि ताज-ए-हिंद दफ़ा 302 के तहत आपको फांसी की सज़ा या फिर मृत्युदंड दिया जाता है। तो यही इसी को ही आईपीसी बोला जाता है। तो इसी का नाम क्या है, तो ताज-ए-हिंद। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा कि आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं, अर्थात कुल कितने चैप्टर्स हैं, तो आपके कुल 23 चैप्टर्स हैं। ये लागू कब हुआ था, याद रखिएगा 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू हुआ था। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019
ये दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करना है कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। इसमें कुल कितने अध्याय हैं तो 23 अध्याय हैं। कुल कितने धाराएं हैं तो 511 धाराएं हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए और ये पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। आपका जब डायरेक्टर असेसमेंट होगा तो उसमें भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी धारा कौन सी है तो सबसे बड़ी धारा है 17। और सबसे छोटी धारा कौन सी है अध्याय सबसे बड़ी अध्याय कौन सी है तो धारा अध्याय 17 सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी अध्याय कौन सी है तो अध्याय 23 सबसे छोटी अध्याय है। अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपराध के कुल कितने आवश्यक तत्व हैं तो याद रखिएगा अपराध के कुल 4 आवश्यक तत्व हैं कि अपराध कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन कर सकते हैं। तो अपराध के जो 4 आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहले तो उसमें मानव प्राणी होना चाहिए अर्थात मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ही तो आप सज़ा दीजिएगा। तो आपका पहला क्या होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। उस मनुष्य के द्वारा कोई आपराधिक कार्य करना चाहिए या आपराधिक आशय होना चाहिए। किसी की सहायता करना अपराध थोड़े ना है, तो इसलिए आपराधिक आशय होना चाहिए अर्थात दुराशय होना चाहिए। तो पहला तो मनुष्य होना चाहिए, उसके बाद आशय होना चाहिए, लेकिन आशय कैसा, दुराशय टाइप का आशय होना चाहिए अर्थात गलत आशय होना चाहिए। उसके बाद उस कार्य को या तो तैयारी करे या प्रयत्न करे। तैयारी या प्रयत्न, जैसे डकैती की तैयारी करना भी एक अपराध है और प्रयत्न करना, चोरी का प्रयत्न करना भी एक प्रकार का अपराध है। तो मनुष्य के द्वारा अगर कोई मनुष्य कोई आपराधिक आशय लेकर किसी भी चीज़ की तैयारी करता है या फिर प्रयत्न करता है और उसके द्वारा अगर किसी मनुष्य की क्षति हो जाती है तो ये अपराध के आवश्यक तत्व कहलाते हैं। तो अपराध के आवश्यक तत्व कितने हैं तो 4 हैं, याद रखिएगा, आप लोग पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षति, अपहानि कितने प्रकार के होते हैं। अपहानि भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर, उसमें पूछा गया था। तो क्षति कितने प्रकार तो 4 प्रकार के। शरीर की क्षति हो सकती है, कोई आपको नुकसान पहुंचा। मन की क्षति हो सकती है, आपके मन को कोई ठेस पहुंचाए। ख्याति की क्षति हो सकती है अर्थात आपकी जो ख्याति है उसको बदनाम करने की क्षति हो सकती है। और संपत्ति की क्षति हो सकती है। तो क्षति 4 प्रकार की होती है। अगला है आपका अपराध की अवस्थाएँ। अपराध की भी कितनी अवस्थाएँ होती है तो 4 अवस्थाएँ होती है। वही अवस्थाएं हैं, पहले क्या होना चाहिए, अपराध करने की अवस्था, पहले आपका आशय होना चाहिए, उसके बाद तैयारी होना चाहिए, उसके बाद प्रयत्न होना चाहिए, उसके बाद परिणाम निकलना चाहिए। तो यही जो 4 कंडीशन है, यही अवस्थाएं होती है अपराध की। प्रस्तावना तो आप लोग याद रखिएगा, प्रस्तावना तो आप लोग याद रखिएगा, अपराध और समाज का संबंध अनादिकाल से ही है, मतलब बहुत पुराने ज़माने से ही अपराध और समाज का संबंध रहा है। समाज में अपराधियों से बचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोग को याद ही होगा। सभ्य समाज में दंड का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर दंड नहीं देते हैं तो सब समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। सामाजिक शांति को भंग करने पर दंड की संरचना की गई, अर्थात कोई अगर सामाजिक शांति भंग करता है इसीलिए दंड की संरचना की गई है। शांति और सुरक्षा से समाज को संरक्षित करने के लिए दंड राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1834 में हुई थी। ये पूछा जाता है आपके प्रश्न में कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अर्थात प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो लॉर्ड मैकाले थे। और आपका आईपीसी कब पारित हुआ था तो 6 अक्टूबर 1860 को यह पारित हुआ था, 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन संपूर्ण भारत में ये लागू कब हुआ तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1862 ईस्वी को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो मैंने पहले ही बताया था अपराध के आवश्यक तत्व में मानव आते हैं, आपराधिक आशय आता है, आपराधिक कृत आता है और मानव की क्षति आता है। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन में दिया रहेगा। अब धारा 1, अब हम लोग धारा पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धारा 1 में कहा गया है संहिता का विस्तार, मतलब आईपीसी का विस्तार कहाँ कहाँ तक थे तो जम्मू कश्मीर के सिवा, लेकिन अब सिवाय मैंने काट दिया है। अब यह संपूर्ण भारत में लागू है, कब से तो 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 2 में क्या बताया गया है तो धारा 2 में बताया गया है, देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि ये संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 1 में। धारा 2 में बताया गया है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, तो समझिए आप लोग अच्छी तरीक़ा से, कोई भी व्यक्ति
भारतीय हो चाहे विदेशी हो, भारत के भीतर अगर कोई अपराध करता है तो उसे सज़ा आईपीसी के तहत ही मिलेगी। ये बात किस में बताया गया है? तो धारा 2 में बताया गया है कि भारत के भीतर अगर कोई अपराध करता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, उसे सज़ा किसके तहत मिलेगी? तो आईपीसी के तहत मिलेगी। धारा 3 देखिएगा आप लोग, धारा 3 में बताया गया कि भारत से परे किंतु उसके भीतर विचारणीय अपराधों का दंड। मतलब क्या हुआ समझिएगा कि भारत का कोई भी नागरिक पूरे दुनिया में कहीं भी कोई अगर अपराध करता है तो उसे सज़ा आईपीसी के तहत ही मिलेगी। जैसे किसी ने जाकर बाहर 2 विवाह कर लिया, तो भारत में 2 विवाह प्रतिषेध है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। तो 2 विवाह करने पर उसे क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी, चाहे वो कहीं पर भी जाके वो ये अपराध कर लेता है। तो धारा 4 पढ़ेंगे, भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर किया गया अपराध। अगर कोई भारत का नागरिक भारत से बाहर जाकर कोई अपराध करता है तो उसकी उसी सज़ा किसे मिलेगी? तो धारा 4 के तहत। भारत में पंजीकृत किसी पोत विमान पर किया गया अपराध, याद रखिएगा धारा 4 में यही पूछा जाता है कि किसी पोत पर या किसी विमान पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं और वहाँ से जैसे मान लिया आप साइबर क्राइम कर दिए, कोई विमान में बैठकर आप भारत के अंदर अगर कोई साइबर क्राइम कर दिए तो उसकी सज़ा आपको धारा 4 के तहत दिया गया है। कोई भी नागरिक भारत के बाहर भी अपराध किया जाता है तो उसे आईपीसी के तहत मिलेगी। भारत में पंजीकृत अगर रजिस्टर किया हुआ कोई विमान हो, पोत हो आदि में अपराध करता है, चाहे वो व्यक्ति भारतीय हो या विदेशी, उसे सज़ा हमेशा आईपीसी के तहत ही मिलेगी। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों को वर्णन धारा 4 में की गई। ये पूछा गया प्रश्न, इसीलिए मैंने इसे विशेष रूप से लिखा है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का वर्णन कितने में है? तो धारा 4 में है। धारा 5 में क्या बताया गया है इसे आप लोग देख लीजिएगा कि सैन्य न्यायालय द्वारा दंड पर रोक नहीं होगी। अर्थात अगर कोई सेना में अगर कोई है तो अगर उससे सेना के न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है तो उससे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। धारा 6 में क्या कहा गया है कि परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग छोड़ के चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस कीजिए आप लोग। धारा 10 में क्या कहा गया? धारा 10 में परिभाषा दी गई है पुरुष की और स्त्री की। तो पुरुष किसे कहेंगे? किसी भी आयु का, याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा, किसी भी आयु का कोई अगर नर है तो वो पुरुष की श्रेणी में आएगा। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसमें उम्र मेंशन किया हुआ रहेगा, 10 साल, 20 साल, 8 साल, 5 साल या किसी भी आयु का। तो याद रखिएगा क्या होगा? तो किसी भी आयु का। तो पुरुष किसे कहेंगे? किसी भी आयु का अगर कोई नर है तो वो पुरुष कहलाएगा, और किसी भी आयु की अगर वो नारी है तो वो क्या कहलाएगी? स्त्री कहलाएगी। यही इसकी परिभाषा है। तो कितने में परिभाषा दी गई है? 10 में परिभाषा दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट धारा 14 में आपको किसकी परिभाषा दी गई है? तो सरकार का सेवक की। कोई अधिकारी या सेवक की परिभाषा कितने में दी गई है? तो धारा 14 में। सरकार का सेवक अर्थात सरकारी सेवक की परिभाषा कितने में है? तो धारा 14 में। सरकारी सेवक की परिभाषा कितने में है? तो धारा 14 में। अब हम लोग देखेंगे धारा 21, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो धारा 21 में आपको लोक सेवक के बारे में बताया गया है। धारा 14 में याद रखिएगा सरकार के सेवक, धारा 21 में लोक सेवक। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि न्यायालय का हर ऑफिसर हो, चाहे न्यायालय में कोई भी अगर ऑफिसर है तो वो क्या है? लोक सेवक है। समापक हो, रिसीवर हो, कमिश्नर भी इसके अंतर्गत आता है। लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी का सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य क्या होगा? हमेशा लोक सेवक होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग को याद रखनी है कि ये निर्वाचक नियमावली तैयार करे, प्रकाशित करे और सरकार की सेवा करे या वेतन में हो, वो भी क्या होंगे? तो आपके लोक सेवक होंगे। हर मध्यस्थ या सक्षम लोक पदाधिकारी भी हो सकते हैं। व्यक्ति को प्रतिरोध में रखने वाला सक्षम भी वो क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। लोक व्यवस्था क्षेम की संरक्षा करने वाले होंगे। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, ये याद रखिएगा कि सरपंच जो होते हैं लोक सेवक होते हैं, जूरी के सदस्य लोक सेवक होते हैं, केंद्रीय मंत्री आपके लोक सेवक होते हैं, MP आपके लोक सेवक होते हैं, मुख्यमंत्री लोक सेवक होते हैं, उत्पाद निरीक्षक लोक सेवक होते हैं, मापतोल अधिकारी क्या होते हैं? तो ये सभी लोक सेवक होते हैं। विधायक नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। विधायक लोक सेवक नहीं होते। MP होते हैं आपके लोक सेवक। अब हम लोग धारा देखेंगे धारा 22 में बताया गया है जंगम संपत्ति के बारे में, अर्थात चल संपत्ति के बारे में बताया गया। अर्थात जो मूवेबल हो, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। जैसे आपका मान लीजिए स्कूटर है, फ्रिज है, खंबा है, पेड़ है,
ये सभी क्या है तो मूवेबल है, अर्थात चल संपत्ति है। अर्थात भूमि, भूपद या भूमि से जुड़ी हुई कोई भी अगर वस्तु है, जैसे मान ले किसी भूमि पर अगर कोई पेड़ है, अगर वो लगा हुआ है तो अचल है, लेकिन अगर उसको उखाड़ के एक जगह दूसरे स्थान पर लेकर चला जा रहा है तो वो चल संपत्ति हो जाएगी। अब हम लोग समझेंगे सदोष लाभ। धारा 23 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सदोष अभिलाभ का मतलब क्या होता है? अवैध रूप से प्राप्त लाभ, जिस लाभ के आप हकदार नहीं हैं उस लाभ को प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं सदोष अभिलाभ। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि सदोष लाभ और सदोष हानि की परिभाषा किस में दी गई है? तो धारा 23 में। धारा 23 में किसकी परिभाषा है? तो सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों की परिभाषा है। आप समझिएगा कि मान लीजिए कि एक खेत था, उस खेत में राम ने कोई सब्जी लगा रखा था और श्याम चोरी से या किसी अन्य प्रकार से उस सब्जी को उखाड़ कर ले जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? राम को यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ, और श्याम को यहाँ पर क्या हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। तो यही जो प्रॉफिट है तो यह सदोष है, अर्थात इसमें दोष है क्योंकि यह श्याम की सब्जी नहीं थी, श्याम का खेत नहीं था। तो यहाँ पर राम को क्या हुआ? हानि हुआ, और श्याम को क्या हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। इसी प्रॉफिट और लॉस को हम लोग बोलेंगे सदोष। सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष लाभ और सदोष हानि। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। सदोष हानि की भी परिभाषा दी गई है। विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की हानि होती है। विधिक रूप से हकदार कौन था? तो राम था, इसको क्या हो रही है? तो हानि हो रही है। अब हम लोग समझेंगे धारा 24। धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है कि बेईमानी किसे कहते हैं। मान लीजिए कि बेईमानी करने के लिए आपका एक इरादा होना चाहिए कि आपका इरादा कैसा होना चाहिए? तो लॉस करवाने का, किसी का नुकसान करवाने का अगर आपका इरादा हो रहा है तो ये आपका क्या होगा? बेईमानी होगा। मान लीजिए किसी खेत में कोई फसल लगा हुआ था और आप खुद के प्रॉफिट के लिए, मतलब अपना दुश्मनी निभाने के लिए किसी को अगर लॉस करवा रहे हैं, आपका इरादा क्या है? किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये क्या है? आपका बेईमानी है। तो अर्थात याद रखिएगा, बेईमानी कब होगी? जब सदोष लाभ होगा और सदोष हानि होगी। मतलब आपको लाभ हो रहा है क्योंकि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको, और लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है? तो लॉस हो रहा है। लेकिन इसकी क्या है? तो आपकी नीयत है, इरादा। इसमें इरादा होना चाहिए कि आपका इरादा क्या होना चाहिए कि उसको हमको नुकसान पहुँचाना है। तो ये क्या हो जाएगा? बेईमानी। धारा 25। धारा 25 में बताया गया है कपटपूर्वक की परिभाषा क्या होती है। कपटपूर्वक का सीधा मतलब समझिएगा धोखा देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको नौकरी का झांसा दे कह रहा है कि 10 लाख दो, 20 लाख दो, हम तुमको नौकरी दिलवा देते हैं। तो यहाँ पर धोखा होना चाहिए और नुकसान होना चाहिए। आपका पैसे का नुकसान हुआ ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कपटपूर्वक। अगर आपका नुकसान नहीं होता है तो वो कपटपूर्वक नहीं होगा। कपटपूर्वक कब होगा? जब आपको धोखा देगा और आपको नुकसान होगा। मतलब धोखा के साथ क्या होना चाहिए? नुकसान होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, लेकिन मान लीजिए आपका इलाज कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी मान लीजिए आपका इलाज कर आप ठीक हो रहे हैं, तो ये कपटपूर्वक नहीं है। लेकिन आपको धोखा दे रहा है और आपको नुकसान हो जा रहा है, आपको किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम हो जा रही है शरीर में, या कोई तरह का नुकसान हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कपटपूर्वक हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे धारा 26। धारा 26 में बताया गया है विश्वास करने का कारण। किसी पर अगर कोई विश्वास कर रहा है तो उसका एक कारण होना चाहिए कि किस कारण से आप उसको ऐसा मान रहे हैं या क्यों विश्वास कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ए अगर बी को कोई मोबाइल बेचने के लिए आता है, 20,000 का मोबाइल है और वो आपको 10,000 में ही बेच रहा है, तो आप इस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं कि वो चोरी करके लाया है या फिर यह इलीगल होगा। तो यही एक रीज़न होता है कि आपको एक पर्याप्त आधार है कि 20,000 का मोबाइल हमको 10,000 में क्यों दे रहा है। उसकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन आपको एक रीज़न तो मिल रहा है ना, कि विश्वास करने के कारण मिल रहा है कि ये विश्वास में आ सकता है कि 20,000 का मोबाइल 10,000 में क्यों दे रहा है। तो यही होता है विश्वास करने का कारण।